एक भोली बिसरी सदी में बेलफ्लर की शान के भीतर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सैरा। वो एक होनहार बच्ची थी और महल में हर कोई उसे लाड प्यार करता। लेकिन उसमें एक सबसे खास बात थी, उसे खाना बनाना पसंद था। दिखने में कमाल है, खाने में धमाल है। दरअसल सर दिन भर बस खाने के बारे में ही सोचती रहती राजकुमारी, और अलग अलग रेसिपीज के बारे में भी सोचती रहती। राजकुमारी, आपको तो मधुमक्खियां के जीवन कल पर होमवर्क लिखने को कहा था। आपने तो जिंजर लेमन केक की रेसिपी के बारे में लिखा है। और वह सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती थी। सैरा कहाँ है? रसोई में। सैरा, क्या तुम कुकीज बेक कर रही हो? ये कुकीज नहीं है पिताजी। इसमें कद्दूकस करके नारियल डाला है और थोड़ा सा दूध मिलाया है और थोड़ा सा वनीला एसेंस स्वाद के लिए। 12 बज रहे हैं सैरा, ये किसके लिए है? सैंटा। सैरा हर मसाले और सामग्री के साथ एक्सपेरिमेंट करती ताकि सब कुछ सही तरह से बने। हर कोई उसके खाने का दीवाना था और समय के चलते कोई बढ़िया बावर्ची बन गई। क्या आप दुकान बंद कर रही है? दुकान चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सामान भी बहुत महंगा आने लगा है। पर मैं अपनी पसंदीदा ग्राहक के लिए आखिरी बार सूप तो बना ही सकती हूँ। और वो जैसे बनाने लगी, सैरा बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। क्या खुशबू है, अदरक और मसाले ताजा हैं, यहाँ तक कि वो सब्जियां को भी कितने प्यार से काट रही है। सिर्फ मेरी ही नहीं, सब अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। उस रात जब वो रसोई में थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आप इतनी काबिल हैं, ताज को भूल जाइए और एक रेस्टोरेंट खोल दीजिए। सही कहा, मुझे यही करना चाहिए। क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं एक राजकुमारी ही रहूंगी, लेकिन मैं एक रेस्टोरेंट भी खोलेगी। अगले दिन वो काम पर लग गई। वो उन सभी मालिकों को कम पर रखने लगी जिनकी दुकान और स्टॉल्स बंद हो रहे थे। आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, आप बस खाना पकाइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। देखते ही देखते उसने रेस्टोरेंट शुरू किया और लोगों की भीड़ जमने लगी है। ये कितना स्वादिष्ट है, आपके सूप को बहुत मिस किया मैडम पार्ट्स। तुम मिस बेरी ब्लूसम की चाय पी कर देखो, ये कितना आराम मिलता है। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट मशहूर हुआ और देश भर में उसके चर्चे होने लगे। एक दिन कुछ बदतमीज लोग अंदर आए। ओ, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हम तो हर किसी को खाना खिलाते हैं जो सुंदर और भूखे हो। बहुत बढ़िया, मैं यह चेस्टनट सूप पीना चाहूंगा। थोड़ी ही देर में खाना परोसा गया। उन्होंने पेट भर के खाया। ये स्वाद कमाल है। ये जो मसाले हैं, ये कितना स्वादिष्ट बनाया है। मैडम पोट्स की बात ही कुछ और है सच में। लेकिन यह तो खुद राजकुमारी ने बनाया है। शेफ एक राजकुमारी है। हाँ, सही सुना। इस रेस्टोरेंट के मालकिन हमारे अपने बेलफूर की शाही राजकुमारी सैरा है। फिर तो मैं उन्हें शुभकामनाएं खुद देना चाहूंगा। उसे रसोई में ले जाया गया जहां सैरा काफी व्यस्त थी। क्या तुम ही हो राजकुमारी सैरा? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो। अगर तुम चिल्लाई तो मेरे आदमी तुम्हारा गांव तबाह कर देंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट और जो भी तुम्हारे दिल के करीब है। कौन हो तुम? कभी फायर डाकू के बारे में सुना है? सुना है, वो इस इलाके के सबसे खतरनाक डाकू है। और मैं उनका सरदार हूँ कॉब। कॉब मतलब मकड़ी का जाल। तुम्हारा यह असली नाम है? चुप रहो।
राज्य और उसकी राजकुमारी की जान के बदले उसने बहुत सारे पैसों की मांग की। देखो, मैं समझता हूँ राज्य की राजकुमारी हो या नहीं, लेकिन एक शेफ के लिए उसका रेस्टोरेंट बंद होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है, मैं एक शेफ था। तुम एक शेफ थे? डींगे नहीं हाँक रहा, लेकिन बढ़िया शेफ था। तो तुम क्या करना चाहती हो राजकुमारी? सैरा का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो सबको खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी मांगे मंजूर है, अगर तुम मुझे खाने के मुकाबला में हरा सको। हाँ, अगर मैं जीती तो तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, कभी नहीं। भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चोरों के बीच कोई सम्मान नहीं होता। और एक शेफ के सम्मान का क्या? अगर तुम इतने अच्छे हो तो यह मुकाबला तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। या फिर तुम झूठे हो और तुम्हें एक अंडा तक उबालना नहीं आता। ठीक है, एक खाने का मुकाबला और बात खत्म। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हारा रेस्टोरेंट, तुम्हारा गांव और तुम्हारा सारा सोना मेरा होगा। अब ना ही राजा और ना ही प्रजा को इस बात का पता था। सैरा किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कई दोनों तक अपने कम को बेहतर बनाने में लगी रही। यह ठीक से क्यों नहीं हो रहा? मुझे जितना है, शायद मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। वो शाम को सैर पर निकली और उसे कौन मिला? वो झील किनारे आराम कर रहा था। अरे राजकुमारी, आप हार मानने आई हो क्या? तुम्हारे सपने में? क्या ये तुम्हारी सब्जियां हैं? ओ हाँ, और इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। आंखों से ज्यादा तुम्हें अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए। हाथ भी मेरा और जीत भी मेरी। ओ रहने दो। जब तुम हारोगे मैं तुम्हें अपने हाथों से चेस्टनट सूप बनाकर पिलाऊंगी। मैडम पॉट्स ने बताया था तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हारा सूप वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनती थी। उन्हें खाना बनाना पसंद था, इसीलिए मैंने भी सीखा। देश भर में मेरा नाम काफी मशहूर था। लेकिन एक दिन एक क्रिटिक ने मुझसे बदला लिया और मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरा असली नाम कॉब नहीं बल्कि है क्रेसवोटर। शेफ क्रेसवोटर? तुम्हारे बारे में तो सुना है। तुम्हारी रेसिपीज तो कमाल की है। उसके बाद मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके बाद चीजें बहुत बदल गई थीं। इसीलिए मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। अब मैं जाता हूँ, मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है। सैरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉब की इतनी दुख भारी कहानी है। लोग कितने अजीब हैं, मुझे भी अपने राज्य को बचाना है। अगला दिन। मुकाबले का दिन आ गया। मैंने दुनिया भर के शेफ से सीखा है, मुझे हराना नामुमकिन है। देखते हैं क्या होता है। मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही मुकाबला शुरू हुए कॉब ने झांक कर देखा। लगता है यह कोई बहुत ही मामूली सा पकवान बना रही हैं। आखिर में समय समाप्त हुए। चीजों को बराबर रखने के लिए जजेज को बताया नहीं गया कि कौन सा पकवान किस शेफ ने बनाया है। पहले पकवान में तीखे नूडल्स थे और उसमें नारियल का दूध मिलाया गया। जजेज ने उसे चखा। जो अगला पकवान था उसमें बीन्स थे और उसे टमाटर की सॉस में पकाया गया था। ये तो बहुत बढ़िया है। हम पेट भर के खा लेने के बाद नतीजा का समय गया। सैरा यही सोच रहा थी कि क्या उसका पकवान इतना बढ़िया रहेगा कि उसका राज्य बचाया जा सके। दोनों पकवान कमाल के थे। हालांकि जो बीन्स और टमाटर वाला स्वादिष्ट पकवान था, उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। क्या नहीं? सैरा बहुत खुश हुई।
वो बाकी लोगों के साथ नाचने लगी। उसके पकवान ने मुकाबला जीत लिया था। लेकिन कॉब बहुत गुस्सा हुआ। वो राजकुमारी पर चिल्लाया। यह कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि तुमने बीन्स और टमाटर के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर तो सिर्फ टमाटर है, तुमने धोखा दिया है। मेरे पकवान में सबसे बढ़िया सामग्री थी और इस वजह से मैं देश भर में मशहूर हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो मेरे पकवान को चख कर देखो। और इस तरह कॉब ने उसके पकवान को चखा और वो हैरान रह गया। जिस पकवान के उसने भला बुरा कहा था, अब उसका स्वाद उसको भाने लगा था। यह स्वाद, इसकी तो बात ही कुछ और है। क्या स्वाद है? तुमने ऐसा खाना बनाना कहाँ से सीखा? तुमने किस इरादे से अपने पकवान को बनाया? जाहिर है, जितने की इरादे से। मैंने भी इसी तरह बनाने की कोशिश की, पर मैं नतीजे से खुश नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि शेफ होने के नाते मेरा कम है कि मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊं, जिसे खाकर वो खुश और सेहतमंद रहे। मतलब कि तुमने प्यार से बनाया। मैं प्यार से बनाना भूल चुका हूँ। खैर, एक सौदा तो सौदा होता है। मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हारा राज्य छोड़ दूंगा। जीत तुम्हारी हुई। रुको, अगर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को शुरू करने में मदद करूं? तुम ऐसा करोगी? कॉब को बहुत अच्छा लगा। आंखों में आंसू के साथ उसने राजकुमारी की बात मान ली और इस तरह राज्य उन डाकुओं से बच गया। कॉब मतलब शेफ क्रेसवोटर ने एक दूसरे राज्य में अपना रेस्टोरेंट खोल और इस तरह सैरा का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ और साथ ही शेफ क्रेसवाटर का नाम भी। इससे पता चलता है कि पक्के इरादे, बहादुरी और थोड़े तड़के से सब कुछ मुमकिन है। राजीव और सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, सैर सपाटे और जीवन की सारी सुख सुविधाएं। राजीव एक बड़े कंपनी में काम करता था और सुनीता बड़ी खूबसूरती से घर संभालती थी। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। कुछ और चाहिए हो तो बताना। नहीं नहीं, अब और कुछ बाकी नहीं है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राजीव की नौकरी चली गई और दोनों की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे, राजीव? सुनीता, देखो, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना। मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। समय बीतता गया, सेविंग्स खत्म होती गई और रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। पैसे पैसे पैसे, तुम बस पैसे ही मांगती रहती हो। कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूं? रोज रिजेक्शन झेलता हूं इंटरव्यू में। नौकरी मिल नहीं रही है और ऊपर से तुम्हारी बातें। बातें नहीं करूं तो क्या करूं? पैसे खत्म होने को है। मैं मानती हूं तुम परेशानी में हो, इसीलिए मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। वही तो ढूंढ रहा हूं ना सुनीता, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही। बेचारे राजीव और सुनीता, दिन ब दिन उनका हौसला टूटता जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक दिन सुनीता के हाथ एक पम्पलेट लगता है जिसमें लिखा था कि क्या आप जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। गुरु सलाह बाबा आपके हर परेशानी का अंत करने, आपके जीवन को समृद्ध करने, कनेक्ट करने के लिए नीचे दिए नंबर पर डायल करें। वैसे तो सुनीता को इन सब में कोई भरोसा नहीं था।
लेकिन जहां उसकी और राजीव की हर कोशिश और प्रार्थना असफल हो रही थी, वहीं वो एक और कोशिश करना चाहती थी। उसने उस बाबा को कॉल किया, उनसे मिलने उनके आश्रम में चली गई। आश्रम में पहुंचते ही सुनीता को कुछ अजीब लगने लगा। उसे वो आश्रम झूठा लगने लगा। लेकिन तभी गजब हुआ। हमें चेहरे पर परेशानी दिख रही है। तुम्हारा जीवन बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा है। ना घर में शांति है, ना जीवन में आर्थिक संकट सिर पर मंडरा रहा है तुम्हारे। क्या ये सब आपको कैसे पता? बाबा की बात सुनकर सुनीता चौंक गई। कुछ ना कहते हुए भी बाबा ने उसकी हर समस्या जान ली। बाबा बाबा आप धन्य हो। अगर आपको सब पता है बाबा, मुझे इससे बाहर निकलने के लिए भी रास्ता दिखाइए बाबा। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ पुत्री, लेकिन अगर तुम्हें उससे बाहर निकलना है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें आज से 16 मंगलवार का निर्जल व्रत करना होगा। बाबा की बात सुनकर मायूस सुनीता उनकी हर एक बात सुनने पर हामी भर रही थी और बाबा के कहे अनुसार 16 मंगलवार का व्रत रख लिया और देखते ही देखते सुनीता के कर्मों का फल उसे मिल गया। सुनीता सुनीता, अरे आप इतना उछल क्यों रहे हैं? क्या बात है? बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई। क्या? सच में? राजीव की बात सुनकर सुनीता खुश हो गई। उसने तुरंत ही बाबा के आश्रम जाकर उन्हें यह खुशखबरी दी और उनका आभार माना। बाबा बाबा आप धन्य हो। आपके बताए व्रत की वजह से राजीव को नौकरी मिल गई है। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। सही कहा था आपने बाबा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और कोई भी काम आपसे पूछे बगैर नहीं करूंगी। आखिर जिसका डर था वही हुआ। बाबा के बताए हुए व्रत का और राजीव को नौकरी लगने का कोई मेल नहीं था। लेकिन इतने महीनों से संघर्ष से जूझती सुनीता को यह सब बाबा का चमत्कार लगने लगा था। वो बाबा की अंधभक्त बन चुकी थी। देखते ही देखते सुनीता का व्यवहार बदलने लगा। दिन रात बाबा के नाम का जाप करना, उनके तस्वीरों को भगवान से भी ऊपर रखना, ज्यादातर वक्त आश्रम में बिताना, यह सब राजीव की समझ से परे था। सुनीता, ये सब क्या चल रहा है? ये तुमने किस बाबा की तस्वीरें पूरे घर में लगा रखी हैं? देखो, ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बड़े ही महान बाबा है। तुम्हें पता है तुम्हारी ये वाली नौकरी भी इन्हीं की वजह से लगी है। हाँ, इन्होंने जो व्रत मुझे करने के लिए कहा था उसका ही तो परिणाम है यह। सुनीता की बात सुनकर राजीव दंग रह चुका था। उसे सुनीता की अंधभक्ति साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता का विश्वास टस से मस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक दिन, तुम बहुत खुश हो। जी बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी में इतना भी मत खो जाना कि अपने पति पर आया संकट भी तुम्हें ना दिखे। तुम्हारे पति के सिर पर मौत का संकट मंडरा रहा है। उसे बचा लो, बचा लो उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। मुझे राह दिखाइए बाबा। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कोई संकट हावी नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में 10,000 दान कर दो। क्या? 10,000? हाँ, इससे तुम्हारे हाथों परोपकार भी होगा और मेरे आशीर्वाद से संकट भी दूर हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर सुनीता डर गई और उसने बाबा का बताया हुआ उपाय करने की ठान ली।
उसने घर लौटते ही राजीव से 10,000 की मांग की। क्या 10,000? लेकिन क्यों? मैं उन पैसों को आश्रम में दान करना चाहती हूँ। क्या? यह तुम क्या बोल रही हो? अपनी मेहनत की कमाई तुम उस बाबा के आश्रम में दान देना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। बोलिए, आप बस मुझे बोलिए। लेकिन मैं यह अपने लिए नहीं, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। आप पर जो मौत का साया मंडरा रहा है उसके लिए कर रही हूँ। क्या मौत का साया? राजीव के सवाल पर सुनीता ने उसे सारी बातें बता दी, जिस पर राजीव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने सुनीता को समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने सुनीता को पैसे दे ही दिए। सुनीता ने वह सारे पैसे फौरन आश्रम में दान में दे दिए। लेकिन वह कहते हैं, ना अंधकार का साया देर से ही सही लेकिन मिट जाता है। अगले दिन जब सुनीता आश्रम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आश्रम पूरा खाली पड़ा था। वहां कोई नहीं था, ना बाबा ना उसके आदमी। बाबा अचानक गायब हो गए थे। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ऑफिस से घर आते वक्त राजीव का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर सुनीता और भी बिखर गई। उसे एहसास हो चुका था कि राजीव सही था। बाबा ने उसकी भक्ति और कमजोर स्थिति का फायदा उठाया था और अब वो सारे पैसे लेकर भाग गया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गलती की सजा राजीव को मत दो भगवान। बेचारी सुनीता पश्चाताप से रो रही थी। उसे अपनी गलती पर शर्म आ रही थी कि तभी उसे एक खुशखबरी मिली। देखिए सुनीता जी, चिंता की कोई बात नहीं है। राजीव खतरे से बाहर है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आखिरकार सुनीता की कहानी का अंत अच्छा हुआ। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है।